गुड इवनिंग क्लास। सोयल एयर की बात करेंगे आप। सोयल एयर मृदा में उपस्थित वायु का प्रतिशत, तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से है वो मृदा का कंपोजिशन होता है। तो मृदा के कंपोजिशन में 25% क्या था, एयर था, वायु थी, और 25% क्या था, 25% था जल। ये चीजें हमने सोयल का जो कंपोजिशन पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था। हम कह सकते हैं कि सोयल का जो टोटल आयतन, ये सोयल का क्या है, ये मृदा का क्या है, आयतन है। और आयतन में रंध्रावकाश है, वही क्या है, सोयल एयर में, उसी में क्या होता है, सोयल एयर या सोयल वाटर होता है, वो रहता है। तो सोयल एयर थी वो किस में रहती है, मैक्रोपोर है, उसमें क्या रहती है, सोयल एयर रहती है। और माइक्रोपोर था, उसमें क्या रहता है, सोयल वाटर कंटेंट रहता है। इस तरह से हमने क्या कर लिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगर जनरल भाषा में बात की जाए, ये एक कंपोजिशन है सोइल का। अगर हम लोग वैसे बात करें जनरली कि सोइल में अगर स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आए, वैसे स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी अगर स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आए, जैसे हाई लेवल के एग्जाम दोगे तो उसमें आएगा, तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि सोइल का जो कंपोजिशन है उसमें सोइल एयर ज्यादा रहती है या सोइल वाटर ज्यादा रहता है। तो ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि सोइल वाटर है वो सोइल एयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। सोइल एयर से सोइल वाटर है वो क्या होता है, सोइल कंपोजिशन में हमेशा ज्यादा होता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, वायुमंडल में कितना गैस है, मतलब ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, और मृदा में कितनी है, मृदा एयर और वायुमंडल में एयर। तो हम बात कर लें किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में कितनी प्रतिशत होती है, 78%। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बात करें तो 21 पॉइंट या फिर 20.9% है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है, 0.03% है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बाकी सब जो बच गई है वो क्या है, अन्य गैसेज होती है, जिनका हमारे एग्रीकल्चर में मतलब तो 12th लेवल पे इनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन है वो, वैसे भी ये कॉमन सेंस की बातें हैं, तो ये हमें पता भी होना चाहिए कि वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन है वो 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होता है वो कितना होता है, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम बात करें किसमें, मृदा में। तो मृदा में कभी ये नहीं पूछते कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, पर ये जरूर पूछ लेते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा मृदा में उपस्थित एयर में क्या होती है, कम होती है। हम कह सकते हैं ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा होती है और मृदा में उपस्थित एयर में क्या होती है, कम होती है। अगर हम बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो वायुमंडल में क्या होती है, कम होती है। और जो मृदा में जो एयर होती है उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा रहती है। तो CO2 की मात्रा कितनी रहती है, 0.25 से लेके 0.3% है वो क्या रहती है वायुमंडल में, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या रहती है, मात्रा रहती है। हम ये भी कह सकते हैं ना, कभी कभार इनका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, CO2 की मात्रा है वो मृदा एयर में कितनी होती है, या मृदा में या सोइल में कितनी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि अगर ज्यादा होती है तब तो हम लोग बता दें कितनी ज्यादा होती है, तो कितनी ज्यादा है, 10 गुना है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मृदा में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, वायुमंडल के। ये जो नॉर्मल था, जो क्या था, वायुमंडल में जो सोइल का जो एयर था उसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग इस तरह से अगर हमें पूछ लिया जाए कि सोइल की जो अपर लेयर होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो गैस है एयर होती है वो ज्यादा होती है, और जो अवमृदा सोइल अवमृदा होती है उसमें क्या होती है, कम होती है। इस तरह से हम बात कर सकते, इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
तो ये वो टॉपिक थे, पार्ट था इस टॉपिक का, जो क्या होता है, जो बार बार क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी होती है, कम होती है वायुमंडल में, वायुमंडल में ज्यादा होती है, सोयल एयर होती है उसमें क्या होती है, ज्यादा, सोयल एयर में क्या होती है, कम होती है। अगर CO2, अगर ऑक्सीजन की मात्रा, अगर मान लो कि ये सोयल है, ये पौधा है, ये इसकी जड़ है, अगर जो सोयल ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अगर 10% से क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मृदा में 10% से कम हो जाए तो जड़ों का विकास होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब टेम्परेरी रूप से क्या हो जाएगा, जड़ों का विकास रुक जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन की मात्रा 5% से भी सप्लाई है वो क्या हो जाए, 5% से कम हो जाए तो जड़ों का विकास है वो पूर्णतः क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जड़ों का विकास होता है वो क्या होता है, पूर्णतः रुक जाता है। अगर CO2 की मात्रा, इसी तरह से किसका रोल होता है, CO2 का रोल होता है। तो CO2 है वो कितनी प्रतिशत होती है, इन्वायरमेंट में है, वायुमंडल में वो 0.03% होती है, और जो अगर हम सॉइल में बात करें तो 0.25 से 0.3, मतलब 10 गुना इससे क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर 0.25 से कितनी हो जाए, ये 1% हो जाए, अगर CO2 की मात्रा मृदा में कितनी प्रतिशत हो जाए, 1% हो जाए तो जड़ों पर क्या होता है, जड़ों पे क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव का मतलब है कि वो जिस तरह से उसका फंक्शन करना चाहिए, मतलब वाटर अपटेक करना, न्यूट्रिएंट अपटेक करना, इनके में क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर इसकी मात्रा है वो 10% हो जाए तो पूरी तरह से पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाए, पौधा मर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर सोयल के अंदर ऑक्सीजन की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कितनी प्रतिशत, अगर 10% ही तक क्या हो, 10% ही सप्लाई हो ऑक्सीजन की, मतलब मान लो कि वैसे टोटल 100% है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, और अगर 100% की जगह अगर 10% आ जाए तो पौधे का विकास होता है, जो जड़ों का विकास होता है वो रुक जाएगा। पर अगर 5% ही क्या हो या उससे भी कम क्या हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, तो पौधों की जड़ें क्या है, पौधों की जड़ें क्या हो जाएगी, पूर्णतः क्या हो जाएगी, परमानेंटली वो रुक जाएगी वृद्धि करना। अगर इसके विपरीत अगर CO2 की मात्रा वैसे तो कितनी होती है, 0.25% होती है, और अगर 1% तक हो जाए, ठीक है, यदि 1% तक हो जाए तो उसका क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव का मतलब है कि जिस तरह से रूट को फंक्शन करना चाहिए था उस तरह से रूट है वो फंक्शन नहीं करती, और अगर 10% तक सप्लाई है वो बढ़ जाए, मतलब 10% ऑक्सीजन इसमें जाने लग जाए, किसमें, सोइल एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो पौधा है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये था सोइल एयर के बारे में। अब पढ़ लेते हैं सोइल टेम्परेचर, मतलब मृदा ताप। सोइल टेम्परेचर, मृदा तापमान। जिस तरह से मृदा तापमान है, अगर हमें पता है जैसे कुछ क्रॉप्स होती है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर न मिले तो उसका जमीन, जैसे भिंडी का बीज है, भिंडी के बीज को अगर 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिले ना तो उसका क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं होता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लो टेम्परेचर सोइल का है, वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ना कि सोइल में उपस्थित, ये सोइल है, सोइल में उपस्थित बहुत सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। सोइल में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इन जो सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं उनका जो काम है, ये कब एक्टिव रहेंगे,
तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। तो सूक्ष्म जीव है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर अगर कितना डिग्री, वैसे जैसे गर्मियों में क्या हो जाता है 45 डिग्री से क्या 45 डिग्री सेल्सियस से क्या बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव है, या फिर क्या कहोगे, जो सोयल के अंदर पड़ा जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसका क्या हो जाता है, अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, सोयल के अंदर 25% जल, 25% वायु और 45% खनिज पदार्थ और 5% क्या बताया था, कार्बनिक पदार्थ पढ़ाया था। और इसके साथ मैंने ये भी बता दिया था कि राजस्थान में जो कार्बनिक सोयल में जो कार्बनिक या ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.25 से भी क्या है, कम है। इसका जो 0.25% तक से भी कम होने का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे राजस्थान में मई जून के महीने में टेम्परेचर कितना चला जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, जो हमने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट के थ्रू हमने मृदा में डाली है, सोयल में हमने क्या किया है, ऐड किया है, उसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसीलिए हमारे सोयल के अंदर किसकी मात्रा कम रहती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम रहती है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव है वो मृदा का तापमान कितना डिग्री रहेगा तब एक्टिव रहेगा, तो 50 से 104 डिग्री। अगर ऑर्गेनिक पदार्थ से रिलेटेड क्या है, रिलेशन क्या है, 45 डिग्री का क्या है, जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होने लग जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ राजस्थान में ऑर्गेनिक मैटर की क्या है, कमी है, क्योंकि ठंडे एरिया में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होती है, 2.5 से लेके 5 तक के चला जाता है। हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर सोयल टेम्परेचर की बात करें तो ये कॉमन स्टेटमेंट होते हैं कि गहरे रंग की मृदा है, जिस तरह से ब्लैक सोइल है, गहरे रंग की मृदा है, वो तापमान अधिक गर्म होती है एज कम्पेयर टू अदर मृदा के। हम ये भी कह सकते हैं कि बालू मिट्टी है वो क्या होती है, जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये क्या है, मृदा के क्या है, कुछ क्वालिटी होती है, जैसे गहरे रंग की मृदा होगी, बालू मिट्टी होगी। जैसे क्ले मृदा है तो वो जल्दी ही क्या होगी, धीरे धीरे ही गर्म होगी और धीरे धीरे ही क्या होती है, ठंडी होती है। पर सैंडी सॉइल है वो, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सोयल सोयल पोरोसिटी, या फिर इस तरह से बोलो मृदा रंध्रा अवकाश, मृदा रंध्रा अवकाश। सोयल का कंपोजिशन, रंध्रा अवकाश कितना था, 25% एयर 25% एयर, मतलब टोटल कितना था, 50% था। मतलब मैक्रोपोर और माइक्रोपोर मिला के कितना था, 50% था। मृदा का कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मृदा का ये आयतन है और इस आयतन में रंध्रा अवकाश का जो प्रतिशत है वही क्या है, मृदा का जो रंध्रा अवकाश है वही क्या है, मृदा का रंध्रा अवकाश प्रतिशत है। तो हम कह सकते हैं ना कि मैक्रो और माइक्रोपोर है वो क्या, रंध्रा अवकाश है, और वही क्या है, सोइल की क्या है, पोरोसिटी है। वही क्या है, सोइल की पोरोसिटी है। एक जैसे ये सोइल का आयतन हो गया, मान लो कि हम एक घन सेंटीमीटर में ले सकते हैं, घन मीटर में भी ले सकते हैं, मतलब जितनी छोटी यूनिट और जितनी बड़ी यूनिट, ठीक है। जैसे हम लोग लैब में लेते हैं तो घन सेंटीमीटर में ही लिया जाता है, क्योंकि लैब में छोटा पैमाना है उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, रंध्रा अवकाश की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 25 ये हो गया और 25 से माइक्रो हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोरोसिटी। जो मृदा का आयतन है उसमें जितने रंध्रा अवकाश है उसे ही सोइल की क्या बोले, मृदा की क्या बोला जाता है, पोरोसिटी बोला जाता है। अब पोरोसिटी है,
अगर हमें पोरोसिटी को समझना है, अगर हमें क्या करना है, पोरोसिटी निकालनी है कि कितने प्रतिशत है वो रंध्रा अवकाश है, मतलब कितने, किस वाले सॉइल में कितने रंध्र होंगे, किस में कितने रंध्र होंगे। अगर हमें ये पर्टिकुलर जैसे हमें दे दिया जाए कि ये सैंडी सॉइल है, इसमें बताओ कि तुम्हें कि इसमें कितना रंध्रावकाश है वो कितना है, तो हम लोग किस तरह से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मर्दा में रंध्रावकाश प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है, स्थूल घनत्व बटे कण घनत्व, इसको क्या बोल देते हैं, बल्क डेंसिटी अपॉन क्या है, पार्टिकल डेंसिटी। इसको क्या करेंगे, 100 माइनस मल्टीप्लाई कितना, 100, तो जो ये मर्दा में रंध्रावकाश का क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। हमें रंध्रावकाश के साथ साथ में क्या पता होना चाहिए, अगर हमें किसी भी मृदा का क्या निकालना है, रंध्रावकाश प्रतिशत निकालना है, तो हमें स्थूल घनत्व निकालना पड़ेगा और कण घनत्व भी निकालना पड़ेगा। स्थूल घनत्व को और क्या कहते हैं, स्थूल घनत्व को ही क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी कहते हैं। कौन सी डेंसिटी, बल्क, ऐसी डेंसिटी जो क्या हो, मतलब कोई चीज ली और उसमें क्या है, बल्क में, मतलब कोई भी मृदा है, एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर मृदा आयतन का क्या है, द्रव्यमान है, उसे क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि एक ये है 1 घन सेंटीमीटर और इसमें हमने जो भी मृदा है उसका जो द्रव्यमान है उसे ही हम क्या कहते हैं, और हम इसमें ना मैक्रोपोर को भी काउंट करेंगे, माइक्रोपोर भी काउंट करेंगे, उसमें जो मैक्रोपोर में जो हवा भरी है उसको भी काउंट, उसका भी द्रव्यमान को मापा जाता है। जो माइक्रोपोर है उसमें जल भरा हुआ है, नमी है, उसकी मात्रा को भी क्या किया जाता है, मतलब उसका भी वेट लिया जाता है, उसका भी द्रव्यमान इसमें इंक्लूड होता है। मतलब ऐसा द्रव्यमान, सबका इसमें द्रव्यमान है वो इंक्लूड होता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी कहते हैं। मतलब कैसी डेंसिटी है, बल्क में, मतलब इसमें हवा, माइक्रोपोर है तो हवा भरी है उसका भी भार है, और जो पानी भरा है उसका भी भार है, और क्या है, बाकी तो जो पार्टिकल है, सोइल के पार्टिकल है उनका तो भार है ही है। कण घनत्व, अगर हम इसे निकालना है, किसको, स्थूल घनत्व को निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, 1 घन सेंटीमीटर में 1 घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का भार। शुष्क मृदा का भार का मतलब ये है कि हमने जो सैंपल लिया है, मतलब जैसे 10 ग्राम है, 5 ग्राम जो मृदा ली है, हम उसको ओवन में कुछ टाइम तक क्या करते हैं, जैसे 72 घंटे 48 घंटे तक सुखा लिया जाता है, ताकि उसमें नमी की मात्रा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, नमी बिल्कुल भी नहीं रहे। या वो अपॉन क्या होता है, 1 घन सेंटीमीटर में मृदा का भार या द्रव्यमान, भार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान। 1 घन सेंटीमीटर जल में मृदा का द्रव्यमान, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, स्थूल घनत्व निकालेंगे। और बाकी दूसरा क्या है, कण घनत्व। दूसरा हमारा क्या है, कण घनत्व। तो कण घनत्व है वो किसको बोल देते हैं, कण घनत्व, या फिर मैं ऐसे बोलूं, कण घनत्व, या फिर हम इसको क्या बोल, कण का मतलब क्या है, एक पार्टिकल डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। कण घनत्व है मतलब क्या है, इसमें हम रंध्रावकाश में भरी हुई हवा का भी नहीं द्रव्यमान लेते, और न ही माइक्रोपोर में या मैक्रोपोर में भरे हुए जल या नमी या फिर हवा की जो द्रव्यमान है हम उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मृदा के पार्टिकल का मतलब क्या होगी, कण। पार्टिकल का मीनिंग क्या हो गया, कण। जैसे बालू मृदा है तो बालू मृदा का कण हो जाएगा, क्ले मृदा है तो क्ले मृदा का कण हो जाएगा, उसका
टोटल कितना भार है उसको हम क्या कहते हैं, कण घनत्व। क्योंकि इसमें एक इकाई आयतन से, एक इकाई आयतन से रंध्रावकाश को निकालकर जो भी उसका आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, कण घनत्व बोलते हैं। जिसे घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर में क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं, मृदा में उपस्थित रंध्रावकाश का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाए कि जिस तरह से हमने किसी कल है वो 4 टाइप से सोइल की जो टेक्सचर था, सोइल का जो कणाकार था वो पढ़ा था, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्या पढ़ा था, क्ले। अगर हमें इनसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा रंध्रावकाश होता है वो कौन से टाइप की मृदा में सबसे ज्यादा रंध्रावकाश होता है, तो किस में होता है, मोटी बालू है तो उसमें कण है वो बड़े बड़े होंगे, और इससे फिर इसमें क्या होंगे, थोड़े छोटे होंगे, और इसमें फिर इससे भी क्या होंगे, छोटे होंगे, इससे भी क्या होंगे, छोटे होंगे, और इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो रंध्र अवकाश मतलब एक कण के से दूसरे कण के बीच में अवकाश है वो किसमें, मतलब अगर मान लो मैं 1 घन सेंटीमीटर यहाँ लिया तो इस घन सेंटीमीटर में यहाँ पे है वो कण कितने आएंगे, मान लो कि यहाँ पे 10 आ रहे हैं, क्योंकि ये कण है वो क्या है, बड़े हैं। तो हमें इस तरह से कह सकते हैं ना कि जितने बड़े कण होंगे उतना ही रंध्रावकाश क्या होगा, कम होगा, उतना ही रंध्रावकाश क्या होगा, कम होगा। जिस तरह से महीन कण होते जाएंगे, जितने ज्यादा कण ज्यादा कब होंगे, जब कणों का साइज क्या होगा, छोटा होगा। और सबसे कम कणों का साइज किसका होता है, कले का, फिर इससे बड़ा सिल्ट का, इससे बड़ा महीन बालू का, इससे बड़ा मोटी बालू का। तो जितना बड़ा कण होगा उतना ही पोरों की संख्या है, नंबर ऑफ पोर है। अगर हमें इसमें पूछे तो 1 2 3 4 इस तरह से बताएंगे, और अगर इसमें पूछेंगे तो फिर इससे छोटे होंगे, तो फिर इसमें इससे ज्यादा होंगे, फिर इसमें इससे ज्यादा होंगे, इसमें तो फिर क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो हम बता सकते हैं ना कि मृदा में सबसे ज्यादा कौन सी टाइप की मृदा है जिसमें पोरोसिटी है, रंध्रावकाश सबसे ज्यादा होता है, तो क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सिल्ट सॉइल में होता है, उससे कम महीन बालू में होता है, और सबसे कम किस में होता है, मोटी बालू में होता है। क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा किसका, कणों का, उतने ही जो पोरों की संख्या है वो क्या होगी, कम होगी। तो बालू मिट्टी का पोर बालू मिट्टी के कण का साइज और जो क्या है, रंध्रावकाश है, उनका आपस में एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन होता है। यदि रंध्रावकाश ज्यादा है तो समझ लेना चाहिए कि वहां पे कण का साइज क्या होगा, छोटा, और जहां पे कण का साइज जैसे बालू है तो बालू का हमें पता है कि कण का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो रंध्रावकाश की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन इस तरह से होता है। तुम्हें अगर जेट के लेवल पे पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि बालू में जो कण जो पोरोसिटी होती है या रंध्रावकाश होता है वो ज्यादा होता है या क्ले में होता है या महीन बालू में होता है, मतलब इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, दूसरे कोई और ऑप्शन दे देगा, तो उनमें से पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मेन फोकस किस पे रखना है, कंसेप्ट पे रखना है, याद नहीं करना है। उसको ये चीज ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा बालू, जितना बड़ा मिट्टी का क्या होगा, कण होगा, उतने ही कम क्या होंगे, नंबर ऑफ पोर्स होंगे, उतने ही कम क्या होंगे, नंबर ऑफ पोर्स होंगे। मतलब जो रंध्र है, जो रंध्र अवकाश है वो क्या होगा, उतना ही कम होगा।